कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और मिसलेनियस बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमें करना है या नहीं करना। तो मैं आपको बता दूं मिसलेनियस एनसीईआरटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और वैसे भी इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये एक कंपलसरी एक्सरसाइज या कंपलसरी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज वाइज आपको पता होता है कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपका माइंड सेट भी वैसे ही मतलब कि पहले से होता है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। बट यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ सकता है और पेपर में भी आपको इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए किसी भी चैप्टर की कोई मिसलेनियस एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज को जो है वो आपने नहीं छोड़ना। तो अगर हम ब्रीफिंग की बात करें तो आपको सब कुछ जो है वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले सेट होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन, सब बातें जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, एक एक बात आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में हेल्प करेगी। टाइप्स, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, कुछ भी जो मर्जी लगा लो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा सबसेट। इसमें से काफ़ी बातें आपको आज की वीडियो में भी काम आएंगी। सबसेट, पावर सेट, इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और फिर ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इनमें से दो बातें जो हैं वो मैंने पहले से लिखी हुई हैं कि ये आपको मिसलेनियस में हेल्प करेंगी। फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, फिर कॉम्प्लीमेंट लास्ट में। ये सब कुछ बताने का रीज़न यही है कि ये सभी वीडियोस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको विद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये सभी वीडियोस अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको आज की वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी है उसकी 1.6 जो है वो नई एनसीईआरटी में मतलब कि डिलीटेड है, और आपकी मतलब कुछ एग्जाम्पल्स भी डिलीटेड हैं। तो इसलिए अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि ये नई एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 23 है। बट अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप 28th एग्जाम्पल देख सकते हो। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट ए बी एनी सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट, ये लिखना जरूरी था यहाँ पर। तो ए सेट हमारा कैसे होगा, अब याद करो आपकी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, एलिमेंट्स रिटर्न इन एनी ऑर्डर, सेम एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। तो सेम एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते, तो इसमें सी लिख लो, ए लिख लो, टी लिख लो, ए दोबारा नहीं लिखेंगे, आर लिख लो, ए दोबारा नहीं लिखेंगे, सी दोबारा नहीं लिखेंगे, टी दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसमें चार ही मतलब कि जो हैं वो हमारे मतलब कि लेटर्स आएंगे। कौन कौन से, सी, ए, टी, आर। अब आपको पता है आल्सो लेट बी बी एनी सेट तो बी भी कोई सेट है जिसको हमने ट्रैक्ट को स्पेल करना है, ठीक है। तो बी सेट कैसा होगा, इसमें टी लिख लो, आर लिख लो, ए लिख लो, सी लिख लो, टी दोबारा नहीं लिखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब आपको पता है एलिमेंट्स मतलब सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि एलिमेंट्स को कैसे लिखा गया है। सी इसमें भी है, ए दोनों में है, टी दोनों में है, आर दोनों में है। तो देयरफॉर विच एम्प्लाइज every element A is present in B and also every element of B is present in A. Therefore sets are equal। तो इस तरह से ये जो दोनों सेट्स हैं ये इक्वल हैं।
तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें हमारा क्या यूज़ हुआ, जो हमने सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि इसको स्पेल कैसे, मतलब कि लिखते कैसे हैं। सेम एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते, ये देखने में इक्वल नहीं लग रहे थे बट एक्चुअल में ये दोनों क्या हैं, इक्वल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 24th की बात करते हैं, और फिर से ये नई पुरानी एनसीईआरटी की ये एग्जाम्पल नंबर 29 है, नई एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 24 है। तो इसको लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू, ये कोई सेट दिया हुआ है हमें, तो इसकी हमें सबसेट्स लिखने हैं। अब इसमें हमारी मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.3 का जो बेसिक है वो काम आएगा। तो ध्यान से देखो, मैंने को बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सेट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, और मैंने कुछ बातें आपको बताई थी कि फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये सब कुछ आपको काम आएगा। तो अगर हमें सबसेट्स लिखने हैं तो सबसेट्स आर बहुत इजी हैं। तो इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ था, चाहे इसका ये नई एनसीईआरटी में नहीं है बट मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको ये यूज़ होगा कि इसमें 2 की पावर हमेशा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3। तो 2 की पावर 3 कितने होते हैं, 8। तो 8 इसके सबसेट्स आएंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने सारे सबसेट्स लिख लिए या नहीं लिख लिए। अब आपको पता है फाई जो है वो सबका सबसेट होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब उसके बाद सिंगल सिंगल ले लो, -1 0 1, सिंगल सिंगल लिख लिए। कैसे लिख लिए, देखो -1 इसको बिलोंग कर रहा है, और -1 इसको बिलोंग कर रहा है, तो -1 इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका ये सबसेट हुआ। 0 इसको बिलोंग कर रहा है, इसको भी कर रहा है, 1 इसको कर रहा है, 1 इसको भी कर रहा है। अब डबल डबल उठा लो, -1 और 0 का कम्बिनेशन, 0 और 1 का कम्बिनेशन, 1 और -1 का कम्बिनेशन। ये भी जो दोनों एलिमेंट है इसमें हैं, ये भी दोनों एलिमेंट इसमें हैं, ये भी दोनों एलिमेंट इसमें हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 और -1 की बजाय -1, भी लिख लो, वो गलत है। एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो वो दो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये और ये अलग अलग नहीं है, दोनों इक्वल हैं। आपको पता है दोनों सेट्स इक्वल हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारे डबल कंप्लीट हो गए उसके बाद सेट खुद, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट, मतलब कि 3 एलिमेंट से, तो 3 हमारा कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 के 8 सबसेट्स जो हैं वो लिख लिए। तो इस तरह से हम किसी भी सेट के जो सबसेट्स हैं वो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आ सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछ सकते हैं। अगर मान लो, वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर वो बोले कि ए में 10 एलिमेंट हैं तो बताओ इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, तो आप बता सकते हो 2 की पावर 10। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखोगे। ये सब बातें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प कर सकता है, एमसीक्यू करने में हेल्प कर सकता है। तो फाई और सेट तो खुद रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। बीच में पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, 4 4 अगर आपको जरूरत रहे तो इस तरह से हमने इसको भी बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 25th की बात करते हैं। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बोल सकते हो। पुरानी एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नंबर 30th है, नई एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नंबर 25 है, और मोर ओवर ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। पहली बात तो बहुत से बच्चों को इसकी स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर इसका आप सोल्यूशन एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पर 2 लाइनों में क्वेश्चन को ख़त्म किया गया। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर सिर्फ छोटा होने से, मतलब सोल्यूशन छोटा होने से आपको समझ में आता है ना, तो फिर ये सोल्यूशन आप मतलब कि देख के, जो एनसीईआरटी में जो भी है इसको आप समझ लो और कर लो। बट मुझे पता है कि 90% बच्चों को ये समझ में सोल्यूशन नहीं आया होगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले ही बता दूँ, जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस लिख के पहले ही बताई थी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल टू बी। वी यूज़ दिस टेक्निक टू प्रूव देयर सेट्स आर इक्वल इन मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हम इसी टेक्निक का यूज़ करेंगे। और ए बिलोंग्स टू ए, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, और अगर वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग कर जाए तो मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। मैंने ये भी वही लिखा हुआ है कि ये हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ये दोनों कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब ये बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है, उन्होंने हमें ये बोला है, मैं लिख देता हूँ, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, मैं लिख देता हूँ आपके समझने के लिए कि हमें ये प्रूव करना है कि ए इक्वल टू बी। अब याद करो, जब मैंने आपको सबसेट करवाया था
तो वहाँ पर ना मैंने आपको 2 डेफिनेशंस लिखवाई थी, याद करना। मैंने आपको बताया था कि 2 डेफिनेशन हमने क्यों लिखी हैं, क्योंकि ना कई बार सिचुएशन ये होती थी कि मैंने आपको एक सबसेट समझाया कि ये A12 है, B21 है, तो मैंने क्या कहा कि A का हर एक एलिमेंट B में है तो ये सबसेट बन गया, B का हर एक एलिमेंट A में तो ये सबसेट बन गया, तो ये आपस में इक्वल है। तो तब आपको ये बात फालतू में लग रही थी कि सर देखने में तो पता ही है कि ये सेट्स आपस में इक्वल है, तो आप इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहे हो हमें। तो एक्चुअल में वो इन क्वेश्चंस के लिए, अब आप देख के बता सकते हो कि ये आपस में इक्वल है? नहीं, इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हम यही अप्रोच यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट ले लेंगे, लेट A बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो A बिलोंग्स टू A, मैं यहां पर आपके नॉलेज के लिख देता हूं, अगर ये A हमारे B में पहुंच गया तो A सबसेट ऑफ B बन जाएगा, क्योंकि ये कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट है। तो अगर A कोई आर्बिट्री एलिमेंट है और वो B में पहुंच गया तो मतलब वो सबसेट बन जाएगा। मैं यहां पर आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूं। अब देखो, ये मैंने आपके लिखा कि हमारा टारगेट है कि हमें A को ना B में पहुंचाना है, ठीक है। तो अब आपको पता है अगर A जो है वो A को, मतलब स्मॉल a जो है वो A को बिलोंग कर रहा है, विच एम्प्लाइज A जो है वो यूनियन में भी होगा, ठीक है। इसको सोच के देखो, मैं आपको साथ साथ में समझाता जाऊंगा। अगर मान लो ये A है, ठीक है, ये B है, ये मान लो 2 और 3 है, तो A यूनियन B कितना होगा? 1 2 3। ये आपको आता है, यूनियन निकालनी आपको आती है, चाहे एलिमेंट A में हो चाहे B में चाहे दोनों में, उसको एक ही बार लिखते हैं। अब A1 जो है इसको बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, ठीक है, कि 1 इसमें है, यस यूनियन में है। 2 इसको A को बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है। 2 A यूनियन B में है, यस है। तो वही बात ये है कि अगर A कोई एलिमेंट A में है तो वो इसकी यूनियन में भी होगा, ठीक है। बट आपको पता है कि A यूनियन B किसके इक्वल है? इंटरसेक्शन के। ये हमें गिवन है, तो विच एम्प्लाइज A जो है वो इंटरसेक्शन में भी होगा। ये बात समझ में आई? अगर A एलिमेंट जो है A यूनियन B में है तो वो A इंटरसेक्शन B में भी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन। कोई इस तरह से एलिमेंट्स हैं कि यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के इक्वल है। अब A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, अब यहाँ पर क्या काम आएगा? जो हमने डेफिनेशन सीखी थी यूनियन और इंटरसेक्शन की। A इंटरसेक्शन B की डेफिनेशन क्या है कि x A में भी है, x B में भी है, मतलब दोनों में है। तो मैं आपको यहाँ पर वैसे दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करूँ, इनकी इंटरसेक्शन आएगी 2, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो विच एम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आप चाहे लाइनें अब पेपर में मत लिखना। A जो है बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B, मतलब A दोनों में होगा तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। देखो, हमारी इंटरसेक्शन की डेफिनेशन यही कहती है कि A इंटरसेक्शन B में तभी आएगा जब वो दोनों को बिलोंग करता है। विच एम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B, हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो गया। यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो गया। मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंस A बिलोंग्स टू A विच एम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A आल्सो बिलोंग्स टू B, देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B। तो ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया, इसको आप नंबर 1 दे दो। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अगर आपने ये समझ लिया ना तो नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी हमने प्रूव क्या करना है? A इज इक्वल टू B। अब हम उल्टा चलेंगे। देखो, आपको पता है कि हमें अगर इक्वल प्रूव करना है तो ये सिचुएशन हमने प्रूव कर दी, ये भी प्रूव करनी है, तो उसको भी प्रूव कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब हम उल्टा चलेंगे। अब मैंने कोई भी एलिमेंट B में मान लिया, अगर वो एलिमेंट A में पहुंच गया मतलब वो उसका सबसेट बन जाएगा। तो आपको पता है, सिंस X बिलोंग्स टू B विच एम्प्लाइज X जो है वो यूनियन में तो पक्का होगा, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब यहाँ पर सोच के देख लो,
2 बी को बिलोंग कर रहा है, यस 2 यहाँ पर भी है, 3 बी को बिलोंग कर रहा है, 3 यहाँ पर भी है, तो बी का हर एक एलिमेंट यूनियन में होगा। फिर से वही सिचुएशन है, सेम वही कहानी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो विच एम्प्लाइज एक्स जो है वो इंटरसेक्शन में आएगा। देयरफॉर बाय डेफिनेशन, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स जो है वो ए में भी होगा एंड एक्स जो है इसका मतलब बी में भी होगा, तो विच एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ई। नाउ हमने कहाँ से चले थे, एक्स बिलोंग्स टू बी, विच एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर every element of B is present in A, therefore B is subset of A। इसको आप नंबर 2 दे दो। अब ये पार्ट जो है बहुत जल्दी हो गया। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अब आपको पता है 1 में हमने ये प्रूव किया था A इज सबसेट ऑफ B, एंड 2 में हमने ये प्रूव किया था B इज सबसेट ऑफ A, तो विच एम्प्लाइज A इज इक्वल टू B, तो यही हमने प्रूव करना था। देखो NCERT में बहुत छोटा सा प्रूफ है और वो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि ये आपको समझ में आए। देखो हमने यहाँ पर क्या क्या कंसेप्ट यूज़ किए, हमने ये कंसेप्ट सबसे पहले इसको माना कि अगर हमें 2 थ्योरेटिकल सेट्स को इक्वल प्रूव करवाना है तो हमें ये सिचुएशन निकालनी पड़ेगी, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी ऐसे जो थ्योरेटिकल का मैं मतलब ये है कि इस सेट को हम देख नहीं सकते कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो इसको सबसेट कैसे प्रूव करते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट मैंने ए में मान लिया, अब ए से वो यूनियन में पक्का जाएगा, अब यूनियन इंटरसेक्शन की इक्वल थी, वो इंटरसेक्शन में चला गया। इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट तभी जाता है जब वो दोनों में होता है, तो इसका मतलब जो ए था वो ए से बी में भी आ गया, तो वो सबसेट बन गया। सेम वे से हमने सेम प्रोसीजर एक्स के लिए भी किया, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।